नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। आज वंदे भारत पे हम आपको दिखाएंगे कि 2024 के दंगल के लिए किसका सियासी मंगल होने जा रहा है। पीएम मोदी ने कैसे करप्शन, परिवारवाद और जातिवाद पर विपक्ष की जमकर क्लास लगा दी। बात होगी बेंगलुरु में हुई 26 विपक्षी दलों की मीटिंग की, जिसमें नाम तय हुआ पर चेहरा तय नहीं हो पाया। एनडीए ने भी आज सहयोगियों दल की मीटिंग बुलाई है, उसमें क्या कुछ हुआ ये भी आपको डिटेल्स देंगे। लेकिन दुनिया की खबरें दिखाने से पहले आइए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, और ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के विदिशा में बोरवेल में गिरी हुई बच्ची की मौत की खबर मिल रही है। 8 घंटे का ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, बच्ची को निकाला गया और अस्पताल ले जाने के बाद बच्ची को मृत घोषित किया गया। आज सुबह बोरवेल में ये मासूम बच्ची गिरी थी और अब उसकी मौत की खबर है। 8 घंटे तक जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी रही, लेकिन बच्ची को जब निकाला गया और उसके बाद अस्पताल ले जाया गया तो बच्ची को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। ये खबर विदिशा की है, लेकिन इससे पहले भी तमाम जगह से ऐसी खबरें आती रही हैं जब बोरवेल में गिरे बच्चों को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ये एक ऐसी ही कोशिश विदिशा में भी की गई, लेकिन आज सुबह ये मासूम बच्ची बोरवेल में गिरी थी और इस बच्ची को लेकर, बचाने को लेकर 8 घंटे तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिंदगी की उम्मीद 8 घंटे तक लगातार बरकरार थी। लेकिन जब बच्ची को निकाला गया और उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, इस बच्ची को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। विदिशा से खबर आई, रेस्क्यू जरूर हुआ लेकिन बच्ची की मौत हो गई। और इसी बीच में एक और बड़ी खबर है। अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होने वाला है, क्योंकि एनडीए की बैठक और एनडीए के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन, और भारत 24 पर प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन लाइव आप देखने वाले हैं। एनडीए की बैठक जिसमें तमाम वो एनडीए के सहयोगी पहुंचे, जिनको एक साथ एकजुट लाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई। अब से थोड़ी ही देर बाद, क्योंकि बैठक की समाप्ति होगी और प्रधानमंत्री मोदी का उसमें संबोधन होगा, वो संबोधन भारत 24 पर लाइव हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उसके लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। उससे पहले जो तस्वीरें देखने को मिली एनडीए की बैठक में, जो तमाम दल शामिल हुए, उसकी कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही थी। एक तरफ जहां पर विपक्षी एकजुटता और इंडिया नाम दिया गया विपक्षी महागठबंधन को, और उसके बाद बीजेपी की ये बैठक शुरू हुई, एनडीए की ये बैठक शुरू हुई, जिसमें जब चिराग पासवान पहुंचे तो चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए, प्रधानमंत्री ने चिराग पासवान को गले लगाया। उससे पहले चिराग पासवान अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन ये सिर्फ बात चिराग पासवान की नहीं, बल्कि उन तमाम सहयोगी दलों की है जो बीजेपी के साथ एनडीए के रूप में खड़े हुए नजर आ रहे हैं आज जारी इस बैठक में। और थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। उस संबोधन को आप लाइव भारत 24 पर वंदे भारत के इसी कार्यक्रम में सुनेंगे। क्या कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी? हालांकि कटाक्ष वो कस चुके हैं विपक्षी दलों की एकता को लेके, जो महागठबंधन की तस्वीर दिखाने की कोशिश हुई। अब प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक के बाद क्या कहते हैं, ये देखने वाला होगा, ये सुनने वाला होगा। क्या रोड मैप आने वाले चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री रखते हैं, इस पर हर किसी की नजर है, जिसकी लाइव तस्वीरें अब से थोड़ी ही देर बाद भारत 24 पर आप देखेंगे। आनंद हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, 38 दल और थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण एनडीए की आने वाले चुनावों के मद्देनजर? बी, बॉडी लैंग्वेज तमाम सहयोगी दलों की एनडीए की कैसी नजर आई? बिल्कुल आपने सही कहा, 2024 की बिसात बिछाने की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त वो दिल्ली के होटल अशोका में एनडीए की मीटिंग चल रही है, जिसमें से 38 तो बताए जा रहे थे कि संगठन आएंगे, लेकिन 41 संगठन पहुंच चुके हैं, या कहें पार्टी पहुंच चुकी है, जो कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपना व्यक्तित्व देंगे। और अभी जो इस वक्त लाइव अपडेट अंदर ये चल रहा है कि एक प्रस्ताव लाया जा रहा है मोदी सरकार के 9 साल के कामकाजों पे, जिसमें तमाम पार्टीज उनका समर्थन करेंगी। और मोदी सरकार के 9 साल में जितनी पॉलिसीज और प्लानिंग हुई है, जो जनता से रूबरू हुए हैं, और उसके साथ साथ जो
लाइवलीहुड या नीचे तक ग्रास रूट लेवल तक पॉलिसीज गई हैं, उस पर तमाम पार्टी समर्थन करेंगे और उसके साथ साथ 2024 की लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़ने का ऐलान करेंगी। तो आप खुद समझ सकते हैं देश में इस वक्त सियासत कुछ कदर घूमती चली जा रही है कि एक तरफ जहां बेंगलुरु में 26 पार्टियों का कांग्रेस के बैनर तले डिनर हो रहा है, तो वहीं दिल्ली में एनडीए का डिनर आप देख रहे हैं 41 पार्टी के साथ हो रहा है, जो आगे आने वाले भारत के भविष्य को एक नई तकदीर देने को चल रहा है। जी, लेकिन 6 बजे यह बैठक शुरू हुई, 8 बजे तक बैठक अब भी आनंद चल रही है। 2 घंटे का वक्त बीत चुका है और चाहे विपक्षी दल कितना भी तंज कसते हों एनडीए पर या फिर प्रधानमंत्री मोदी पर, प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों की इस बैठक पर जमकर हमला बोला, परिवारवाद का भी जिक्र किया। लेकिन कुल मिलाकर इस बैठक में बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम सहयोगी दलों की कैसी नजर आई, क्योंकि मिशन है 2024 का, चेहरा है प्रधानमंत्री मोदी का। जी बिल्कुल, आपने एक बात तो बिल्कुल सच्चाई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना पीएम उम्मीदवार साफ सामने रख दिया है और तमाम पार्टियों ने उसका समर्थन भी किया है। और उसके साथ साथ जब अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो तमाम संगठन या कहें पार्टीज की वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि 2024 में उनकी सरकार बनने वाली है। और बॉडी लैंग्वेज पर आने दीजिए। चिराग पासवान की मैं स्पेसिफिकली बात करूंगी और खास तौर से मैं बिहार की बात करूंगी। बिहार की क्या ऐसी 4 पार्टीज हैं जो एनडीए में अपने साथ बीजेपी शामिल करती हुई नजर आ रही है। दूसरा, चिराग पासवान जब पहुंचे और चिराग पासवान प्रधानमंत्री के पैर छूते हैं, प्रधानमंत्री उनको गले लगाते हैं, वो तस्वीर अपने आप में वो नजर आती है कि प्रधानमंत्री कैसे इस बात को शॉर्ट करते हैं कि तमाम सहयोगी दल साथ चलें। क्या इसमें कहीं से भी आपको प्रेशर नजर आया आज हुए उस ऐलान को लेकर, जब इंडिया नाम का ऐलान विपक्षी महागठबंधन को लेकर किया गया? जी, अगर बात करें विपक्षी गठबंधन को तो लेकर उसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि 2024 के चुनाव में एनडीए को किसी भी हालत में जीत जितानी है। उसको लेकर बीजेपी ने एक फ्रेमवर्क के तहत काम कर रही है। आप देखेंगे इस एनडीए मीटिंग में महाराष्ट्र से तमाम नेता आए हुए हैं, बिहार से तमाम नेता आए हुए हैं, उसके साथ साथ कोशिश की जा रही है कर्नाटक में भी। तो ये 3 बड़े राज्य हैं जिसमें बीजेपी पूरी तरह से फोकस कर रही है और किसी भी हालत में इन तीनों राज्यों को बीजेपी जीतना चाहती है, जिसके चलते आपने खुद देखा बिहार से 4 बड़े बड़े नेता आए, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, पशुपतिनाथ पारस और उसके साथ साथ जितेंद्र नाम मांझी। तो प्रदेश की सियासत को बीजेपी कुछ कदर ढूंढना चाहती है या कहे घुमाना चाहती है कि तमाम स्वरूप उसके साथ होते चले जाएं और आने वाले चुनाव में, जो कि लोकसभा चुनाव में बिहार से 40 एमपी आते हैं, तो किसी भी हालात में बीजेपी उस पर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, जो कि बिल्कुल। और सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला आनंद ये होगा कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं इस बैठक के बाद, उनके संबोधन में कौन सी चीजें शामिल होती हैं। लेकिन ये तो हो गई बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की, लेकिन इस बैठक से पहले विपक्षी पार्टियों पर प्रधानमंत्री ने कैसे तंज कसा, कैसे उन पर कटाक्ष किया विपक्षी दलों के महागठबंधन को लेकर, एक बार पहले वो सुनवा देते। आज देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। एक कवि महाशय ने अवधी में लिखा था, ये अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है। हम भारतीयों के सामर्थ्य में कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन सामान्य भारतीय के इस सामर्थ्य के साथ हमेशा भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों ने अन्याय किया। भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं।
न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है, नफरत है, घोटाले हैं, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। तो भारत 24 पर ये मेगा कवरेज लगातार आप देख रहे हैं। एक तरफ जहां पर विपक्षी दलों का महागठबंधन, नाम उसे इंडिया दिया गया, तो दूसरी तरफ एनडीए की बैठक अब भी जारी है और थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। ये संबोधन भारत 24 पर आप लाइव सुनने वाले हैं। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, थोड़ा सा इंतजार और। 8:09 हो चुके हैं और माना जा रहा है अगले 10 मिनट में मैक्सिमम प्रधानमंत्री को आप सुनने वाले हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो आज का दिन था वो सियासत का सुपर मंगलवार नजर आया। लेकिन मंगल किसका होगा, ये तो 2024 के गर्त में छुपा हुआ है। तैयारियों को लेकर जमीन पर साकार करने के लिए मीटिंग्स पर मीटिंग्स का दौर चल रहा है। फिर चाहे वो एनडीए हो या फिर 26 विपक्षी दल, 26 वर्सेस 36, ये आंकड़ा है तमाम सहयोगी पार्टियों का जो दोनों की तरफ से दिया गया, यानी कि इंडिया वर्सेस एनडीए। नया ऐलान कर दिया गया, नया अलायंस बना दिया गया। ये सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज दिन भर हुआ क्या और उसके बाद जो पूरा सियासी मंगलवार था उसकी पूरी कहानी आपके सामने होगी। शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के विपक्ष पर हमले के साथ होती है, जब प्रधानमंत्री परिवारवाद का जिक्र करते हैं, जातिवाद को लेकर मेंशन करते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर विपक्षी दलों को घेरते हैं। शुरुआत इसी के साथ होती है। बेंगलुरु में 11 बजे विपक्ष की दूसरी बैठक की शुरुआत हुई। पहली बैठक आपको याद होगा पटना में हुई थी, ये दूसरी बैठक हुई आज बेंगलुरु में। तीसरी बैठक का ऐलान किया गया, हो गई मुंबई में। 23 जून को पटना में विपक्ष की पहली बैठक हुई थी। 26 विपक्षी दल दूसरी मीटिंग में शामिल हुए। यह आंकड़ा पहली मीटिंग में कम था, आज ये कुनबा बढ़ता हुआ नजर आया। आज कौन पहुंचा? सोनिया गांधी पहुंची, राहुल गांधी पहुंचे, इस बैठक में शामिल हुए। शरद पवार आज बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे और करीब 3:30 बजे विपक्ष की ये बैठक खत्म होती है। विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम का ऐलान हो जाता है और गठबंधन को नाम दिया गया इंडिया। इस एब्रिविएशन का मतलब क्या है आपको वो भी बता देती हूं। इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जिसमें बात हो रही है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की। अब आ जाते हैं एनडीए की बैठक पर। एनडीए की बैठक दिल्ली के अशोका होटल में जारी है। बैठक में एनडीए के 38 दल शामिल रहे और यह बैठक खत्म होगी, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। New name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL. गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को, इसलिए हर हालत में नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो जाएगा। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। अपने लिए एकत्रित नहीं हुए, हम देश को एक तरफ बचाना है और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये लड़ाई
ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है। ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। 2024 में एक पलटी मिलेगी और एक अच्छी सरकार जो जन सहयोगी कार्य करे, संविधान को माने, ऐसी सरकार हमें मिल सकती है। नफरत है, घोटाले है, तुष्टीकरण है, मनकाले है, परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। इन परिवारवादियों का मंत्र है फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। न खाता न बही, जो परिवार कहे वही सही। और इसी परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री हमलावर होते हुए नजर आए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर क्या है? 8:14 हो चुके हैं और बड़ी खबर यही है कि अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होने वाला है, क्योंकि बैठक बस लगभग खत्म होने वाली है। और वो संबोधन प्रधानमंत्री का भारत 24 पर सुनेंगे। एनडीए की यह बैठक हो रही थी और इस बैठक में तमाम सहयोगी दल एनडीए के शामिल हुए। 6 बजे इसकी शुरुआत हुई थी, 8:15 हो चुके हैं और थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होने वाला है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जो कुछ भी बोलेंगे 26 दल प्रधानमंत्री मोदी को सुनने वाले हैं। क्योंकि इस बैठक में 38 दल शामिल हुए हैं और विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश में 26 दल बेंगलुरु में आज इकट्ठा हुए थे। और इंडिया वर्सेस एनडीए पर प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या शामिल रहता है, इस पर हर किसी की नजर है। लाइव तस्वीरें आप सुनने वाले हैं। लेकिन आइए मिनट टू मिनट अपडेट, एनालिसिस क्या रहा इस बैठक को लेकर। न्यूज रूम से आयुष इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ आनंद इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, 1998 जॉर्ज फर्नांडिस की अध्यक्षता में एनडीए का गठन होता है। 25 साल पूरे हुए, केंद्र सरकार को 9 साल पूरे हो गए। ये तो हो गई फैक्ट्स की बात, लेकिन असल चुनौती है 2024 को लेकर। और सबसे बड़ी बात ये कहनी होगी कि जो विपक्षी एकता न जाने कितने सालों पहले नजर आई थी जब गठबंधन की सरकार बनी थी, आज वो तस्वीर बेंगलुरु से देखने को मिली। सवाल यह है कि क्या उसका किसी भी तरीके का प्रेशर आज एनडीए की बैठक में देखने को मिला? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तमाम नेता को, जिसमें खुद आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से लेकर गृह मंत्री अमित शाह को देखें, तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने के बाद आप खुद स्वस्थ हो जाएंगे कि 2024 को लेकर बीजेपी पूरी तरह से कंफर्म है कि उनकी सरकार बन रही है। और आप अब इस वक्त जो मेरे पीछे देख रहे हैं अशोका होटल में जो मीटिंग चल रही है, कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन करेंगे और आगे की रणनीति के धीरे धीरे करते हुए खुलासा करेंगे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर अपोजिशन की बात करें तो अब अपोजिशन से ज्यादा बड़ा कुनबा इस वक्त एनडीए का है और तमाम घटक दल इस वक्त अंदर बैठ के प्रस्ताव कर रहे हैं, 2024 की तैयारियां कर रहे हैं और उसके साथ साथ समर्थन दे रहे हैं बीजेपी को कि हम 2024 की लड़ाई साथ में लड़ेंगे और होते हुए 2024 में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं एक डिनर जहां बेंगलुरु में चल रहा है, तो वहीं दूसरा देश की राजधानी यानी दिल्ली उस पावर सेंटर पे चल रहा है, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता हो रही है और तमाम वो बड़े नेता जो कि कई राज्यों से प्रमुख नेता हैं और मेन वोट बैंक को इफेक्ट करते हैं, जैसे बिहार को लेकर टारगेट किया गया है एनडीए में, महाराष्ट्र को लेकर टारगेट किया गया है एनडीए में, उसके साथ साथ कर्नाटक को लेकर टारगेट किया जा रहा है। तो आप तमाम राजनीति को समझेंगे तो ये बड़े बड़े राज्य हैं और अगर नंबर ऑफ एमपीज की बात करें तो 40 के आसपास एमपीज के आते हैं राज्यों से। तो बीजेपी इस मामले को लेकर पूरी तरह से स्वस्थ है। और लेकिन उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य है, उसको लेकर भी कई घटक दल को बनाए गए, जैसे कि निषाद पार्टी आई है, उधर से अनुप्रिया पटेल आए हैं। तो तमाम ऐसे बड़े बड़े राज्यों को बीजेपी ने चिन्हित किया है और तमाम इन पार्टीज का वोट बैंक जो होता है उसको कोशिश की गई है किसी भी तरीके से अपने में शिफ्ट किया जा सके और किसी भी तरीके से जो एमपी पिछले 2019 के चुनाव में जीते थे उनको भी दोबारा जीत दर्ज की जा सके, उसको लेकर आज बड़ी मीटिंग है। और 2024 की बिसात आप समझिए कि धीरे धीरे अब बिछनी शुरू हो गई है, जो धीरे 2024 को आगे रणनीति को एक नई रूपरेखा देगी।
और देखिए रूपरेखा देगी। और वैसे भी बीजेपी की जो चुनावी रणनीति होती है वो फ्रंट फुट पर नजर आती है। बीजेपी इसमें हमेशा 2 कदम आगे नजर आती है, लेकिन डेफिनेटली आज जो विपक्षी एकता देखने को मिली है उसकी एक अलग तस्वीर है। न्यूज रूम चलते हैं, आयुष इस वक्त वहां पर मौजूद है। आयुष, इस वक्त जो विपक्षी दलों का एक डिनर हो रहा है, प्रधानमंत्री ने सुबह ही ये बता दिया कि इस डिनर में नमक की थोड़ी सी कमी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज हो रही इस बैठक के बाद क्या नमक बिल्कुल ठीक पड़ा है, मसाले एकदम ठीक गए हैं, और क्या 38 भोग तैयार है? प्रधानमंत्री इसको लेकर शॉर्ट हैं। बिल्कुल, और इसको लेकर लगातार बातचीत का एक दौर देखा गया पूर्णिमा। जैसा कि आपने भी अभी आनंद से चर्चा की, हमने देखा कि महाराष्ट्र और बिहार, यूपी के बाद 2 ऐसे राज्य थे जहां पर सीटों के मामले में ज्यादा आंकड़ा है, और दोनों ही राज्यों में बीजेपी के जो सहयोगी पार्टियां थी वो एक तरह से पलटी मार गई, चाहे वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना हो या बिहार में जेडीयू। लेकिन बीजेपी ने अपने तरीके से उनके सहयोगी दलों को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की। हमने देखा बिहार में किस तरह से हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को साथ लेकर आए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आई, और चिराग पासवान अपने चाचा से नाराजगी के बावजूद बिहार में अब बीजेपी के साथ दिखेंगे। महाराष्ट्र में भी कमोबेश यही स्थिति है। एनसीपी और शिवसेना के दोनों अलग अलग जो धड़े हैं वो बीजेपी के साथ आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव के दौरान दरअसल लास्ट फेज में जो पूर्वांचल वाला इलाका है वहां पर बीजेपी को कड़ी टक्कर एसबीएसपी प्लस एसपी गठबंधन ने दी थी। अब एसबीएसपी से ओपी राजभर बीजेपी के पाले में आ चुके हैं, तो यही यकीनी तौर पर है कि बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं रहने देना चाहती, और यकीनन पीएम मोदी इसको लेकर और इसके लिए देखिए भरकस प्रयास भी हो रहे हैं। आयुष, मैं लौटती हूं आपके पास, और आनंद आपके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं इस पर नजर उन तमाम विपक्षी दलों की है जो आज अपने अलायंस का ऐलान कर चुके हैं, जिसको नाम दिया है इंडिया। आदिति नागर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी पॉलिटिकल एडिटर। आदिति, अंदर की खबर क्या कहती है? चर्चा किस बात की हुई, किस बात पर मंथन हुआ? और मैं 56 भोग की बात नहीं करती, मेरा सवाल यह है कि क्या 36 भोग तैयार हैं एनडीए की इस बैठक के बाद? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात आपको मैं ये बता दूं कि ये जो इंडिया को लेकर बातचीत हुई, देखिए आज सबसे पहले तो जितने ये आप 36 भोग की बात कर रहे हैं वहां पर सब लोगों ने 2 से लेकर 5 से लेकर 8 मिनट तक बोले। सबसे बड़ी बात कि अमित शाह के बगल में तो एक महाराष्ट्र के एक नेता बैठे थे उद्धव ठाकरे, तो जेपी नड्डा के बगल में शिंदे नजर आए। तो उन्होंने इस बात का विश्वास दिलाया कि वो जो 48 सीटों में से 45 सीटें लेकर आएंगे और हम लोग सब साथ चलेंगे। साथ में उन्होंने कहा कि फडणवीस जी के साथ मिलकर हम तीनों 48 में से 45 सीटें लाएंगे। ये बड़ा टारगेट था बीजेपी का, इसी की वजह से ये पूरा महाराष्ट्र का ऑपरेशन हुआ। दूसरी बड़ी बात है कि सारे अलायंस ने अपनी अपनी बात करी, सारे अलायंस ने विश्वास दिलाया कि हम इस एनडीए को और मजबूत बनाएंगे। अब देखिए इंतजार क्या है कि प्रधानमंत्री सबसे गले मिले। पूर्णिमा, अक्सर ये तस्वीरें आती थी विदेश से, लेकिन एनडीए के परिवार वालों से मुलाकात, गले मिलना, देखिए, और सवाल तो ये भी उठ रहा है कि जब चिराग पासवान से इस तरीके से गले मिल लिए हैं तो क्या उनके चाचा कहीं बाहर न चले जाएं, उनके चाचा इस बात से नाराज ना हो जाए, तो ये 38 के 47 ना हो जाए या एक बढ़ न जाए। लेकिन इसके अलावा लगातार अकाली दल से लेकर तमाम लोगों से बात चल रही है। अब मैं आपको बताऊं कि अब इस समय प्रस्ताव पारित हो रहा है और उसके बाद 8:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात संबोधित करेंगे। ये जो 25 साल की वर्षगांठ है इसे मनाएंगे, और आगे का कि किस तरीके से एनडीए कहां देखती है, क्या सोचती है, सिर्फ चुनाव ही नहीं, देश हित से लेकर तमाम चीजें को लेकर बातचीत करेंगे। हमने ऑफ रिकॉर्ड एक नेता से बात करी जो भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप के नेता माने जाते हैं, अभी वो बाहर थे, तो हमने उनसे आदित्य आपको जरा रोकूंगी और इन 36 में 2 मीठे भी ऐड कर देती हूँ, 38 भोज। लेकिन देखिए इसी बीच में खबर क्या है, राजा भोज एयरपोर्ट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। राहुल और सोनिया गांधी की बात हो रही है, फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की इस वक्त ये खबर मिल रही है। राहुल और सोनिया गांधी ये दोनों आज बेंगलुरु पहुंचे थे विपक्षी महागठबंधन की इस बैठक में शामिल होने के लिए, और राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल का, वहीं पर इनकी लैंडिंग की, इमरजेंसी लैंडिंग की
खबर है राजा भोज एयरपोर्ट की। मैं बात कर रही हूं राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जो फ्लाइट है वो भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है और कुछ टेक्निकल फॉल्ट बताया जा रहा है, तकनीकी खराबी बताई जा रही है, जिसके बाद भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर यह लैंड कराई गई फ्लाइट। सोनिया और राहुल चार्टर्ड फ्लाइट से बेंगलुरु से दिल्ली की तरफ आ रहे थे और उसके बाद फ्लाइट में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया, तकनीकी खराब आई, जिसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यानी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भोपाल एयरपोर्ट पर उतारा गया है और उनकी इमरजेंसी लैंडिंग फ्लाइट की हुई है। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट लौट रहे थे वो बेंगलुरु से दिल्ली की तरफ और कुछ तकनीकी खराबी के चलते ये लैंडिंग कराई गई है। अखिलेश इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, कुछ और डिटेल्स इससे जुड़ी हुई आपके पास? पूर्णिमा, अभी जो जानकारी है तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले की ये घटना है। बहुत तेज बारिश है भोपाल में और जो चार्टर्ड है वो बेंगलोर से आ रहा था, दिल्ली के लिए जा रहा था। इसी बीच में तकनीकी खराबी हुई और ये गनीमत रही कि भोपाल एयरपोर्ट का जो कह सकते हैं जो एरिया है उस एरिया के आसपास हुआ, तो तुरंत तत्काल जो पायलट है उसने भोपाल एयरपोर्ट पर, राजा भोज एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराई है। और जो जानकारी है कि रात 10 बजे की इंडिगो की फ्लाइट से दोनों नेता दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी ठीक है, अभी रवाना नहीं हुए हैं अखिलेश, आप बता रहे हैं? जी, रात 10 बजे इंडिगो की फ्लाइट से रवाना होने की जानकारी सामने आ रही। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, नजर इस पर बनाए रखिएगा। 15 मिनट पहले की यह घटना, सोनिया और राहुल की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। और देखिए इसी बीच में बड़ी खबर, एनडीए की बैठक हो चुकी है खत्म और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होने वाला है। 6 बजे से शुरू हुई है बैठक जिसके अब खत्म होने की खबर मिल रही है और प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर बाद इसका संबोधन करने वाले हैं। 38 दल, सहयोगी दल इस बैठक में शामिल हुए थे जिसमें बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति के साथ सहयोगियों को साथ लेते हुए आगे बढ़ने की कवायद करते हुए इस वक्त नजर आ रही है। और सीधा चलेंगे इस वक्त आनंद, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, बैठक खत्म हो चुकी है, कितनी देर का इंतजार प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को लेकर? जी बिल्कुल, कुछ देर ही और है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम प्रस्तावों से लेकर अपने घटक दलों को आगे का मार्गदर्शन करेंगे और उसके साथ साथ निशाना साधेंगे उन तमाम गठबंधन पे जो कि बेंगलुरु में बैठ के सत्ता में बीजेपी के अगेंस्ट लगातार अलायंस बनाने की शुरुआत कर चुकी हैं। तो कुछ क्षण और है जिसके चलते आप कुछ सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल बोल रहे हैं तो विपक्ष को कुछ इस कदर आड़े हाथों लेते हैं कि लगातार परिवारवाद, भ्रष्टाचार से लेकर तमाम चीज़ों को लेकर घेरते हैं, जिसके चलते उनकी हालात आप खुद देखते हैं असमंजस में हो जाते हैं तमाम घटक दल भी। और लेकिन अगर आप बात करें, प्रधानमंत्री लगातार मुखर हो रहे हैं और मुखरता से ही बिल्कुल परिवारवाद, भ्रष्टाचार से लेकर तमाम चीज़ों को लेकर घेर रहे हैं। आप देखेंगे लगातार विपक्ष भी इसको लेकर तैयारियां कर रहा है, लेकिन जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो तमाम चीज़ों को जनता सुनती है और देश ये सुनता है। उसकी शुरुआत कुछ देर से ही हो जाएगी और आप और हम उस मार्गदर्शन को देखेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही घटक दलों को संबोधन करेंगे और आगे की रूपरेखा तैयार कराएंगे, बताएंगे कि 2024 की शुरुआत कैसे करनी है और कैसे कैसे पार्टी कैसे लड़ेगी। तो आप देखिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं 2024 को लेकर। 2024 से पहले आनंद, अगर मैं विधानसभा चुनावों की बात करूं, 5 राज्य ऐसे एनडीए की इस बैठक के दौरान जो विपक्षी दल शामिल हुए उनका इम्पैक्ट इन विधानसभा चुनावों पर सीट वाइज या इन क्षेत्रीय पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट कितना नजर आता है, कितना ज्यादा दिखता है? जी बिल्कुल, अगर बात करें 2024 से पहले लोकसभा के चुनाव से पहले विधानसभा के चुनाव होने, जिसमें महाराष्ट्र, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर तमाम बड़े स्टेट्स आने हैं, तो उसको लेकर बीजेपी ने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। आपने देखा और भारत 24 ने पहले दिखाया कि चुनाव प्रभारी से लेकर सह प्रभारी तक की नियुक्ति कर दी गई है और उसके साथ साथ कई प्रदेश अध्यक्ष के तबादले हुए हैं। और आप देख रहे हैं उसके साथ साथ लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है, तो आप खुद उम्मीद लगा सकते हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई दौरे मध्य प्रदेश में होंगे, कई राजस्थान में होंगे। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर तमाम अमित शाह राजस्थान, मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। तो आप समझिए कि 2024 से पहले सेमीफाइनल में बीजेपी हर वो संभव कोशिश कर रही है कि विधानसभा चुनाव कैसे भी जीते जाएं, जिसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा लोकसभा चुनाव में, मोरली भी पड़ेगा। उसके साथ साथ वो वोट जो जीत के बीजेपी आएगी वो भी कंट्रीब्यूट करेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। और ये 2 राज्य ऐसे हैं जिससे चलते बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती कि 2024 में किसी भी तरीके से कहीं से भी बीजेपी कहीं भी कम हो सके। तो उसके लिए लगातार गठबंधन किए जा रहे हैं। हर वो आप गठबंधन पर नजर
डालें तो ऐसे ऐसे गठबंधन किए गए हैं जो छोटी पार्टी हैं, जिनके अपने वोट बैंक होते हैं, जी ज़्यादातर निर्धारित तो नहीं होते, लेकिन जब वोट इनके शिफ्ट होते हैं तो जीत का आंकड़ा तय कर दिए जाते हैं। तो उसको लेकर बीजेपी हर वो संभव कोशिश कर रही है कि बहुत छोटे छोटे वोट भी इनकी झोली में आए, जिससे 2024 से पहले विधानसभा से लेकर तमाम जीतें सुनिश्चित की जा सकें। यानी कि हर एक क्षेत्रीय पार्टी को साधने की कोशिश, एनडीए के कुनबे को बढ़ाने की कोशिश। लेकिन आयुष, एक तरफ एनडीए अपने इस कुनबे का नंबर 38 देती है, लेकिन जो विपक्षी दल हैं, हमने देखा पहली बैठक के बाद दूसरी बैठक में ये कुनबा एनहांस होता हुआ नजर आया, बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन जो एक डिफरेंस हम देखेंगे वो एनडीए की बैठक के बाद चेहरा क्लियर है, चेहरे को लेकर कोई दो मत नहीं है, और वो चेहरा कितना एक्टिव नजर आता है वो हम राज्यों वाइज भी देख रहे हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया के भीतर ये जो अलायंस है वो चेहरा अभी तक स्थित नहीं है, और ये भी नहीं पता कि संयोजक कौन होगा। अगर मैं इसमें कहूं कि कौन आगे चल रहा है या कौन पीछे चल रहा है, तो क्या यह बताना मुमकिन हो पाएगा अभी स्ट्रैटेजी वाइज? बिल्कुल यकीनन तौर पर ये बहुत अहम सवाल है कि आखिर चेहरा कौन होगा, या फिर इन बैठकों को लीड क्यों कर रहा है। क्योंकि हमने पटना में देखा था नीतीश कुमार वहां संचालन कर रहे थे सारी चीज़ों का, आज हमने बेंगलुरु में देखा मल्लिकार्जुन खड़गे लीड कर रहे थे। तो सबसे अहम सवाल यही कि मीटिंग दर मीटिंग जो एक लीडिंग पोजीशन है उसमें भी लगातार बदलाव दिख रहा है। हालांकि कुछ विपक्षी दलों के नेता आज बैठक में मौजूद नहीं हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, इसको लेकर भी सवाल उठे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दूल्हा कौन होगा बारात को लेकर, जो बीजेपी लगातार पूछ रही है। क्योंकि पीएम मोदी का एक फेस है जिसकी बदौलत बीजेपी न सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि राज्य विधानसभा चुनाव में भी उनके फेस का इस्तेमाल करती रही है। लेकिन विपक्ष के पास एक चेहरे की कमी साफ तौर पर झलकती है। न सिर्फ कमी, अगर चेहरा किसी को आगे किया जाता है तो हो सकता है कि बाकी दल जो है उसको लेकर सहमत ना हो। और जिस तरह से आज ममता बनर्जी ने हालांकि कहा कि राहुल गांधी मेरे फेवरेट हैं, उसको लेकर भी एक कयास के तौर पर, सुगबुगाहट के तौर पर देखा जा रहा है। आयुष, राहुल गांधी दूल्हे हैं। लालू प्रसाद यादव ने भी कह दिया कि अब तो आप दूल्हे बन जाइए, अब तो आप शादी कर लीजिए। ममता बनर्जी कहती है कि राहुल गांधी मेरे फेवरेट हैं, लेकिन दूल्हा कौन होगा? राहुल गांधी दूल्हे होंगे क्या? और बिल्कुल ये सवाल सबसे जायज़ है कि राहुल गांधी क्या लीड करेंगे, और अगर करते हैं तो क्या 14 और 19 के साथ साथ तमाम राज्यों में जो विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को शिकस्त झेलनी पड़ी। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में कांग्रेस 2 विधानसभा सीटों तक सिमट गई है, 403 सीटों में। तो आखिर उसकी जिम्मेदारी क्या राहुल गांधी पर नहीं पड़ेगी? एक उनका जो पॉलिटिकल करियर रहा है वो भी सवाल होगा, और बाकी विपक्षी दल क्या उसको लेकर सहमत हो जाएंगे? क्या अखिलेश यादव ये मान जाएंगे कि राहुल गांधी की पार्टी जो यूपी में कहीं नहीं है वो लीड कर जाए या वो आगे बढ़े, या फिर इसी तरह से ममता बनर्जी जो लगातार कांग्रेस की दावत के साथ ही अपना पॉलिटिकल करियर वो शुरू करती हैं, वो आगे बढ़ी। लेफ्ट पार्टियां कई बार साथ रहती हैं, कई बार नाराज दिखती हैं। वो तमाम दल क्या राहुल गांधी के चेहरे पर मान जाएंगे? और अगर नहीं मानते हैं तो फिर मोदी के सामने चेहरा है कौन? जनता के बीच आप किसके चेहरे पर चुनाव लड़के पहुंचेंगे? क्या वो नीतीश कुमार हैं, क्या वो ममता बनर्जी हैं? वो चेहरा कौन सा है? अरविंद केजरीवाल अपनी कंडीशन सप्लाई के साथ इस महागठबंधन का हिस्सा बनते हैं, तो जाहिर बात है कि वो चेहरा कौन है। आप कह लीजिए कि विदाउट लीडर फेस अभी ये एक अलायंस तैयार हुआ है, और दूसरी तरफ एनडीए है जिसमें 38 दल शामिल है, और एक चेहरा उनके पास है। वो चेहरा जो जहां पर जाता है तो चुनाव से ठीक पहले दशा और दिशा को तय कर देता है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मोदी।